Let us discuss some questions. ठीक है. Let us take this question. If a b whole power n equals to a power n dot b power n for three consecutive integers and a and b are elements of a group Z, then show that G is an abelian group. If our condition is valid only for two consecutive integers, will Z still be a commutative group? Okay, so that is something we have to see. Okay, so basically what we are given, solution of question 1, that a b power n is equals to a power n b power n for every element a comma b belongs to Z and n belongs to natural number. ठीक है. No, not natural number. N is basically n is three consecutive integers. ठीक है. ओके, तो देखो जैसे n की जगह एक n ले लो, या हाँ सिंपल. ठीक है, n ले लो, एक n+1 ले लो, एक n+2 ले लो. So basically it is given that this condition is valid for three consecutive integers. ठीक है. Okay, so let us try that. A b power n is equals to a power n b power n. A b power n plus 1 is equals to a power n plus 1 b power n plus 1. A b power n plus 2 is equals to a power n plus 2 b power n plus 2. Okay, so these are the conditions we have. Okay, so from this we have to prove that a b equals to b a for every element a comma b belongs to Z. ठीक है. This is these conditions are true for every element a comma b. This is given. ठीक है. Okay, so and this n is both of course integer. ठीक है. तो देखो अब क्या किया जा सकता है, इन दोनों का अगर यूज किया जाए. ठीक है. लेट्स से दिस इज 1 एंड दिस इज 2. ठीक है. फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2. ठीक है. ए बी पावर n प्लस 1 को वी कैन राइट ए बी पावर n इंटू ए बी, ऐसा लिख सकते हैं. ए पावर n प्लस 1 बी पावर n प्लस 1. ठीक है, ऐसा वी कैन डू. अब ए बी होल पावर n को वी कैन राइट दिस a पावर n b पावर n dot a b equals to a power n plus 1 b power n plus 1. I hope you clear. Now let us see what can be done further. See, if we multiply, okay, a is part of Z, so a power n will also part of Z by closure property. So a power minus n will also part of Z because this is inverse of a power n. ठीक है. This is inverse. लिख सकते हो by inverse axiom in Z. ठीक है. So if we pre-multiply this equation by a power minus n, this is pre-multiplied by a power minus n. ठीक है. और पोस्ट मल्टीप्लाई बाय बी इनवर्स, क्योंकि यहाँ से एक बी भी हटा सकते हैं ना, बी इनवर्स. तो देखो क्या आएगा, ये तो हो गया ई, बिकॉज ए पावर एन एंड ए पावर माइनस एन आर इनवर्स टू ईच अदर, सो दिस इज ई. सो बी पावर एन ए, अगेन बी बी इनवर्स इज ई, सो दिस इज अगेन यहाँ से सिर्फ एक ए बचेगा, यहाँ बी की पावर एन बाई ए माइनस एन और डॉट ए पावर एन डॉट ए, सो ए बी पावर एन, वन बी इज गॉन हियर. ठीक है, सिंपल है. ये प्रॉपर्टी यूज की है, ए इनवर्स इज ई. ठीक है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है ए की जगह, यहाँ पे जैसे ए की पावर एन है तो ए की पावर माइनस एन हो गया उसका इनवर्स. ठीक है. सो लेट अस डिनोट दिस बाय दिस, लेट अस कॉल दिस 3, लेट अस कॉल दिस 4. ठीक है. ऐसे ही ये सेकंड एलिमेंट अगर हम लेंगे, एन की जगह यहाँ एन प्लस 1 हो गया, बस यहाँ एन की जगह एन प्लस 1 हो गया. मतलब जब यहाँ एन था तो यहाँ पे देखो एन रहा. ठीक है. बेसिकली हमने सेकंड कंडीशन यूज की, तो इसमें क्या है, एन की जगह सिर्फ एन प्लस 1 करना है. सो दूसरी से हमारे पास क्या आएगा, वी कैन से सिमिलरली b power n plus 1 a equals to a b power n plus 1. Let us say this is fifth इक्वेशन. ठीक है. अब इन दोनों का भी यूज करेंगे हम. इसको देखो कैसे लिखते हैं, b डॉट b पावर n a, ऐसा लिख सकते हैं इसको. दिस कैन बी रीअरेंज एज दिस
ए बी एन प्लस वन, ठीक है। बट देखो बी एन ए को यहाँ से वी कैन राइट, यहाँ से व्हाट वी कैन डू, इसको वी कैन राइट बी, तो ऐसे रहने दो, बी पावर एन ए इज ए बी एन इक्वल्स टू ए बी एन प्लस वन, वी कैन राइट हियर बाय इक्वेशन 4, ठीक है। अच्छा फर्दर वही चीजें होगी अब, बी ए बी पावर एन इज इक्वल्स टू ए बी बी पावर एन, ऐसा लिख सकते हैं। अब b पावर माइनस एन से दोनों तरफ पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो, बिकॉज b इज एलिमेंट ऑफ z, so b पावर n is also element of z by closure property, and b power minus n will also be element of group z by inverse axiom, okay। ये सब लिख सकते हो, वो डिपेंड्स, अगर 10 मार्कर है तो नो नीड टू राइट ऑल दिस स्टफ्स, बट इफ 15 मार्कर देन वी कैन राइट दिस, ठीक है। सो देखो ये अब इसको b माइनस एन से पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ठीक है। सो बी ए बी पावर एन बी पावर माइनस एन से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, माइनस एन, ठीक है। अच्छा इसमें ये ब्रैकेट कहीं लगाओ या ना लगाओ फर्क नहीं पड़ता, वो लिख सकते हैं यहाँ पे, बाई एसोसिएटिविटी इन जी वी कैन राइट इट विदाउट ब्रैकेट आल्सो, या ब्रैकेट कहीं पे भी पुट कर सकते हैं, चलेगा, मतलब है क्योंकि एसोसिएटिविटी होल्ड्स इन ग्रुप, ठीक है। तो ये तो हो गया ई, तो बी ए ई, यहाँ पे ए बी और ये भी हो गया ई, तो बी ए इक्वल्स टू ए, फॉर एवरी ए कोमा बी बिलोंग्स टू जी, सो जी इज एन एबिलियन ग्रुप, ठीक है। आई होप क्लियर है। अब उसमें बोला है कि अगर ये कंडीशन, इफ दिस कंडीशन ए बी होल पावर एन इक्वल्स टू ए पावर एन बी पावर एन holds only for two consecutive integers, then will the group G still be commutative or abelian? Then answer is big no. The reason is, what is the reason? जब भी इस टाइप का होगा तो विल गो विद द काउंटर एग्जांपल, ठीक है। तो इसका पार्ट टू अगर बात करें, इफ दिस कंडीशन holds only for two consecutive integers, then G is not an abelian group, ठीक है। देखो इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है क्वेटर्नियन ग्रुप, इसीलिए मैंने वो ग्रुप लिया था क्योंकि वो बहुत जगह हैंडी होगा, क्वेटर्नियन ग्रुप, ठीक है। कैसे क्वेटर्नियन ग्रुप क्या होता है, लेट अस डिनोट दिस बाय G प्लस माइनस वन प्लस माइनस आई प्लस माइनस जे एंड प्लस माइनस के, दिस इज क्वेटर्नियन ग्रुप। अब देखो इसमें अगर आई और जे इसके दो एलिमेंट ले लें और इसकी पावर 4 कर दें, तो आई जे क्या होगा, के होगा, के की पावर 4, के स्क्वायर इज माइनस वन, तो के की पावर 4 तो वन ही हो गया। और ऐसे अगर आई की पावर 4 और जे की पावर 4 करें, वो भी वन इंटू वन वन ही हो जाएगा भाई। आई स्क्वायर जो है वो माइनस वन है, अगर इसकी पावर दोनों तरफ टू और रेज कर दें तो आई पावर 4 माइनस वन की पावर 2 दैट इज वन, ठीक है। इसका मतलब तो क्या हो गया कि आई जे, इसका मतलब तो यही होगा ना कि आई जे पावर 4 इज इक्वल टू आई फोर जे फोर। ऐसे अगर आई जे पावर 5 करी जाए तो ये क्या होगा, आई जे इज के पावर 5 क्या होगा, के होगा, सिंपल, बिकॉज के पावर 4 तो हो गया वन, तो दोनों तरफ कैसे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। सो के पावर 5 इज के, ओके। बट आई की पावर 5 और जे की पावर 5 करेंगे, वो क्या आएगा, आई की पावर 5 इज आई, जे की पावर 5 इज जे, आई जे के इज के, सो इनफैक्ट दिस वैलिड फॉर 4 एंड 5, टू कंसेक्यूटिव इंटीजर के लिए वैलिड हो गया। पर देखो दो के लिए वैलिड हो रहा है, जैसे आई जे थ्री करते हैं, अगर थ्री फोर फाइव थ्री करेंगे तो क्या आएगा, आई जे क्या था के पावर थ्री क्या होगा, के स्क्वायर इज माइनस वन, सो माइनस वन इंटू के आ गया, दैट इज नॉट इक्वल टू आई पावर थ्री जे पावर थ्री, आई पावर थ्री क्या है माइनस आई, जे पावर थ्री माइनस से, आई माइनस माइनस प्लस वन, आई जे हो गया के, सो ऑफ कोर्स दिस इज नॉट इक्वल टू के, सो दिस होल्ड्स ओनली फॉर टू consecutive integers, ठीक है। और अच्छा ये सभी एलिमेंट के लिए होल्ड करेगा ऐसा, ये वाली कंडीशन,
जैसे आई जे हो, जे के हो, के आई हो, अगर सिंपल आई लेंगे तो उसमें तो सब सब वैलिड रहेगा, बट क्योंकि सारे एलिमेंट में वैलिड होना चाहिए, तो सारे एलिमेंट में जब ये आई डॉट जे इन सब में वैलिड तभी होगा जब बेसिकली दो के लिए वैलिड हो रहा है, दो कंसेक्यूटिव इंटीजर के लिए। ठीक है, होल्ड्स ओनली फॉर बट इट इज नॉट abelian। ठीक है, दिस इज नॉट abelian, quaternion we know it's non abelian group, it is not abelian group। ठीक, आई होप क्लियर है। ओके, let us see next question। what is next question? For a element A belongs to Z, if order of A is n, then show that order of A power m is equals to n divided by greatest common divisor of n and m। If n and m are relatively prime, then what is your observation? Okay, इससे पहले we have to see one thing, वो important है, वो क्या है? हाँ, ये वाली चीज। If order of A equals to n and A power m is e, then show that n divides m। ये चीज हम पहले करते हैं क्योंकि इसका यूज होगा इस क्वेश्चन 2 में। ठीक है, चलो इसको भी क्वेश्चन ही बोल दो। इफ order of A is equals to n and A power m is equals to e, where m and n are natural number, then show that n divides m। This is the sign for division, so actually n divides m can be written as this, n divides m। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन तो बड़ा सिंपल है। डिवीजन एल्गोरिदम मैंने जो इंट्रोडक्टरी क्लास ली थी उसमें थोड़ा बहुत बताया था, विल यूज दैट। ठीक है, ओके अच्छा देखो, अच्छा बाय डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप। अच्छा, यहाँ पे जो ए है, दिस बिलोंग्स टू ग्रुप सम ग्रुप। ठीक है, ग्रुप सी, दिस इज एलिमेंट ऑफ ग्रुप। ठीक है, बाय डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप, if order of A is equals to n, that means then A power n equals to e, and n is least positive integer satisfying this equation। आई होप ये क्लियर है। ठीक है, क्या? ठीक है, अब देखो, बट गिवन दैट A पावर m इक्वल्स टू e, तो यहाँ से एक चीज तो श्योर हो गई कि ये जो m है ये n से तो बड़ा ही होगा, बिकॉज ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन में जो n है वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है जो इसको सेटिस्फाई करता है। मतलब इससे छोटा कोई एलिमेंट हो नहीं सकता जो इसको सेटिस्फाई करेगा, इससे बड़े हो सकते हैं, है ना। सो दैट इम्प्लाइज दैट n इज लेस देन इक्वल्स टू m। तो ये भी यूजफुल है कि कोई भी एलिमेंट का ऑर्डर हमें गिवन है, ठीक है, और उसके बाद ऑर्डर वाली इक्वेशन लिखी हुई है, कोई भी इंटीजर ऐसे रेज किया हुआ है उस पे ए पे, तो ये जो भी होगा ये n से बड़ा ही होगा, एट मोस्ट दिस में एट, या ये उससे बड़ा ही होगा। दिस m विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू n। लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस m इज n इन फैक्ट। ठीक है, ये m जो है इसकी लिस्ट वैल्यू n हो सकती है, उससे छोटा नहीं हो सकता ये। ठीक है, क्योंकि उससे छोटा अगर यहाँ पे कोई एलिमेंट आ गया तो फिर तो ये ऑर्डर की डेफिनेशन ही इनवैलिड हो जाएगी। ऑर्डर की तो डेफिनेशन ही यही कि ये इक्वेशन तब अगर होल्ड कर रही है जहाँ पे n ऑर्डर है, तो n जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला लिस्ट नेचुरल नंबर है। ठीक है, जैसे कि किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर 5 है तो उससे छोटा कोई यहाँ पे एलिमेंट मिलेगा ही नहीं हमें, A4 A3 कुछ भी, कि उसकी पावर e हो जाए। ठीक है, तो ये इक्वेशन उससे छोटे के लिए सेटिस्फाई नहीं होगी, पर इससे बड़े के लिए हो सकती है। जैसे 10 कर दो तो ऑफ कोर्स इसको अगर दोनों तरफ 2 पावर रेज कर दी तो 10 के लिए वैलिड है। तो जो भी यहाँ पे चीज आएगी वो इससे बड़ी ही होगी। ठीक है, ओके, मतलब ये नहीं है कि इससे हर बड़ा नंबर इसको सेटिस्फाई करेगा, नो, पर जो सेटिस्फाई करेंगे वो इससे बड़े होंगे। ठीक है, ओके, अब देखो, और ये अभी हम प्रूव करेंगे कि जो इसको सेटिस्फाई करेंगे वो इससे डिविजिबल भी होंगे। ठीक है, इससे बड़े होंगे और इससे डिविजिबल होंगे। ठीक है, अब देखो वही हमें प्रूव करना है। सो बिकॉज m इज ग्रेटर देन n, सो बाय डिवीजन एल्गोरिदम,
डिवीजन एल्गोरिथम n इक्वल्स टू, नो m बड़ा है तो m इक्वल्स टू n q प्लस r वेयर q and r are integers and r is less than n and greater than equals to 0। ठीक है, ये डिवीजन एल्गोरिथम का कॉन्सेप्ट है। क्या चीज है कि देखो यहाँ पे m n से बड़ा है, तो अगर m में n का डिवीजन करेंगे हम लोग तो विल गेट सम क्वेश्चन। भाई m और n को जैसे ऐसा समझ लो, ये यहाँ पे m है, ये n से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ कुछ तो क्वेश्चन आएगा और यहाँ कुछ रिमाइंडर आएगा। ठीक है, तो अगर इसको ऐसा लिखा जाए तो इसमें क्या लिखते थे हम कि n और q को अगर मल्टीप्लाई करके उसमें ये रिमाइंडर जोड़ देंगे तो विल गेट m। दिस इज डिवीजन एल्गोरिथम। अगर और भी थोड़ा इजी से समझना चाहो तो जैसे मान लो मैंने 11 को डिवाइड कर दिया 5 से, तो 5 टाइम्स 2 इज 10, रिमाइंडर बच गया 1। तो इसका क्या मतलब होगा, 11 को कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है, और इसको बोलेंगे रिमाइंडर। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया देखो, ये और यहाँ पे देखा जाए तो देखो m क्या है, ये m है ना ना ना, जिससे डिवाइड कर रहे हैं m, तो ये m है हमारे पास, दिस इज m, दिस इज m, दिस इज m और ये n से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, और ये r हो गया और यहाँ पे ये आ रहा है हमारे पास क्वेश्चन। तो देखो इसका मतलब अगर ये m है, 5 क्या है हमारे पास, 5 तो n है, और 2 क्या है, 2 हमारा क्वेश्चन है, और 1 क्या है, रिमाइंडर। ठीक है, तो यही तो हमने किया है। ठीक है, सो ये डिवीजन एल्गोरिथम है। तो जिस भी नंबर को डिवाइड करेंगे छोटे नंबर से तो कोई क्वेश्चन आएगा वो n इंटू क्यू प्लस आर रिमाइंडर, और ये जो r है ये ऑफकोर्स इस 5 से तो छोटा ही होगा। भाई यहाँ जो भी बैलेंस रहेगा वो 5 से तो छोटा ही रहेगा। ठीक है, तो एट मोस्ट, हाँ 5 कभी हो नहीं सकता, ये 5 होगा तो डिवाइड ही हो जाएगा। ठीक है, सो 5 से तो ये छोटा होगा, और ये 0 भी हो सकता है, जैसे यहाँ मान लो 10 होता तो 0 हो जाता रिमाइंडर, तो रिमाइंडर एट यहाँ पे 0 भी हो सकता है, तो 0 पर n नहीं हो सकता कभी, n से छोटा होगा। ठीक है, तो दिस इज डिवीजन एल्गोरिथम। आई होप ये क्लियर है। अब देखो, अब हम लोग इसको एक्सप्लोइट करेंगे इस कंडीशन को। ठीक है, तो देखो या वी नो दैट, या इट इज गिवन दैट a power m is equals to e, ओ a power m की जगह वी कैन राइट दिस n q प्लस r इज इक्वल्स टू e, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, a पावर n q डॉट a r इक्वल्स टू e, ऐसा लिख सकते हैं बिकॉज a पावर m डॉट a पावर n इज इक्वल्स टू a पावर m प्लस n, यही यूज किया हमने। अब देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a पावर n पावर q डॉट a पावर r इक्वल्स टू e। समझ में आ गया होगा हम क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है, बट देखो जो n है वो तो ग्रुप a का ऑर्डर है, इसका मतलब a पावर n तो e है, सो दिस इज e, तो e पावर q डॉट a पावर r इक्वल्स टू e। बट आइडेंटिटी की पावर कुछ भी करो उसको फर्क नहीं पड़ेगा, e हो जाएगा वो तो, e डॉट a पावर r इक्वल्स टू e, और बिकॉज e इज आइडेंटिटी सो इट किसी किसी को भी इससे मल्टीप्लाई करो ये तो कुछ अफेक्ट नहीं करेगी, ए की पावर r इक्वल्स टू e। ये आ गई हमारे पास। देखिए, और यहाँ पे हमें पता है कि r जो है वो लेस देन n है, और ये 0 हो सकता है बट n नहीं हो सकता है। ठीक है, बट दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन r इक्वल्स टू 0। ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम लोग, क्योंकि देखो इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब तो यही हो गया ना कि ये जो हमारी इक्वेशन है a पावर n इक्वल्स टू e, अगर ऑर्डर n है तो ये, एंड वी नो कि दिस इज द लिस्ट पॉजिटिव नंबर जो इस टाइप की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा इन केस n इज ऑर्डर। तो यहाँ पे जो r है ये n से बड़ा होना पड़ेगा बिकॉज n इज ऑर्डर ऑफ a, बट यहाँ तो बोला जा रहा है कि r n से छोटा है, तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। सो दिस इज नॉट पॉसिबल अनलेस r इज 0। अगर यहाँ r 0 हो जाएगा तो e इक्वल्स टू e हो जाएगा ना, भाई एलिमेंट की पावर 0 में उसके आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये हो गया r इक्वल्स टू 0। तो जैसे r 0 हुआ तो हमारा काम हो जाएगा कैसे, देखो एज r इक्वल्स टू 0, सो m इक्वल्स टू हमने क्या लिखा था n क्यू प्लस r, बट r तो 0 हो गया, सो n क्यू। इसका मतलब क्या हो गया कि m जो है वो n क्यू के इक्वल है,
इसका मतलब n डिवाइड्स m, इसका मतलब तो यही हुआ ना, इसका मतलब तो यही हुआ ना भाई, m/n इक्वल्स टू q। इसका मतलब जब m को n से डिवाइड कर रहे हैं तो कुछ इंटीजर आ रहा है, इसका मतलब पूरी की पूरी तरह ये डिवाइड हो रहा है। ठीक है, सो n डिवाइड्स m। ओके, हेंस प्रूव। आई होप ये समझ में आता है। ठीक है, अच्छा मैंने जब ऑर्डर ऑफ एलिमेंट डिस्कस किया था तो इसमें एक चीज शायद रह गई थी ऑर्डर ऑफ एलिमेंट में। मैंने बोला था कि अगर a पावर n इक्वल्स टू e है एंड यहाँ पे जो n है वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, देन ऑर्डर ऑफ a इक्वल्स टू n। ठीक है, ये मैंने बताया था। बट इफ देयर एग्जिस्ट नो सच इंटीजर n, then order of element is जीरो और इन्फिनिटी। ठीक है, ये बोलते हैं हम उस एलिमेंट का ऑर्डर इन्फिनिटी है या जीरो। ठीक है, एक ही बात है। ठीक है, जैसे अब इसके एग्जांपल ले लेते हैं। ऐसे एलिमेंट हो सकते हैं जिनका की ऑर्डर मिलेगा ही नहीं हमें। वी नो कि क्यू प्लस इज ए ग्रुप, दिस वी नो। ठीक है, अब इसमें देखो इसकी आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी क्या होगी, जीरो होगी, एडिशन है, आइडेंटिटी इसकी जीरो है। ठीक है, अब इसमें कोई सा भी एलिमेंट ले लो, जैसे दो ले लिया, टू बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, तो टू है उसको कितनी भी बार ऐड कर दो। अच्छा देखो, जैसे हमने ऑर्डर ए पावर एन इक्वल्स टू ई ये से डिफाइन किया, दिस इज फॉर डॉट ऑपरेशन, व्हेन आवर बाइनरी ऑपरेशन इज डॉट, ए डॉट एन टाइम्स कर रहे हैं ना, मगर ये डॉट है, अगर ये प्लस हो गया तो जहाँ डॉट है वहाँ प्लस हो जाएगा, ए प्लस एन टाइम्स, इसका मतलब एन ए इक्वल्स टू ई। ठीक है, तो जैसा ऑपरेशन होगा उस हिसाब से ये ऑर्डर चेंज हो जाएगा। जैसे अगर एडिटिव ऑपरेशन है तो ग्रुप की ऑर्डर ऑर्डर ऑफ एलिमेंट जो होगा, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट उसकी डेफिनेशन क्या होगी, एन ए इक्वल्स टू ई। ठीक है, वेयर एन इज लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, so यहाँ पे जो n है दैट विल बी ऑर्डर ऑफ दिस एलिमेंट a इन ए ग्रुप g विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन एडिशन। ठीक है, तो यहाँ पे एडिशन ऑपरेशन है तो टू टू को कितनी बार ऐड किया जाए कि जीरो आ जाए। ठीक है, ऐसा कभी होगा, टू इज ए पॉजिटिव नंबर, इसको कितनी बार ऐड करो जीरो कैसे आ जाएगा, नहीं आएगा। ठीक है, इसका मतलब एन बार अगर टू को ऐड करें तो जीरो आना चाहिए, सो नॉट पॉसिबल बिकॉज जो एन है वो पॉजिटिव इंटीजर मीन्स नेचुरल नंबर, नॉट पॉसिबल। so we says that so order of 2 is 0 or infinity, that is what we say। ठीक है, या we can say that yeah, the element is of infinite order, ऐसा लिखेंगे। generally we say that the element is of infinite order, element 2 is of infinite order। ठीक है, आई होप it clear है। okay, so yeah, let us discuss the question। yeah, this has been taken care of, this is also taken care of। okay, so let us try this first। if in a group Z a power 5 is equals to E and a b a inverse equals to b square for a b belongs to group Z, then show that order of b is 31। okay, a power 5 is question 5, a power 5 is E and a b a equals to b square, a b a inverse equals to b square, a b a inverse equals to b square for every a comma b belongs to C। तो ऑर्डर ऑफ बी हमें चाहिए। ठीक है, तो देखो ये मैंने डिस्कस किया था, इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत जगह काम आती है कि ए बी ए इनवर्स पावर एन करेंगे, रेज करेंगे तो जो बीच में टर्म है उस पर ये पावर चले जाती है। ठीक है, वेयर एन इज इंटीजर, पॉजिटिव और नेगेटिव फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ओके, ये बाय मैथमेटिकल इंडक्शन वी कैन से दिस। ठीक है,
ये हो गया। तो देखो इसमें अभी यही कुछ करेंगे, हमें जाना है, अगर देखो इसमें b की पावर 2 कर दी जाए तो यहाँ पे देखो, अगर a b a इनवर्स की पावर रेज की जाए 2 दोनों तरफ, तो ये क्या होगा, देखो a मिडिल टर्म पे पावर चले जाएगी इक्वल्स टू b पावर 4। ठीक है, a b स्क्वायर की जगह क्या होगा, a b a इनवर्स इक्वल्स टू b पावर 4, और ये हो गया a स्क्वायर b a पावर -2 इक्वल्स टू b पावर 4, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो अगेन, देखो हमारा मकसद क्या है कि ये जो a पावर 5 है इसको, इस फैक्ट को हमें एक्सप्लोइट करना है। तो इसके लिए क्या है कि यहाँ a की पावर 5 तक हम चले जाएं तो फिर सिर्फ b रह जाएगा, a की पावर 5 को हम e पुट कर देंगे, ऐसा कुछ हम चाह रहे हैं। इसका मतलब वी व्हाट वी कैन डू, वी कैन रेज पावर अगेन, अगर दो पावर रेज की जाए वापिस, तो a स्क्वायर b a-2 की पावर 2 कर दी जाए, b 4 पावर 2। ठीक है, तो देखो ये क्या होगा, अगेन इसमें वही है, a स्क्वायर और a की पावर -2 है, मतलब अगर इस a स्क्वायर को x बोले तो x b x इनवर्स है, तो अगेन मिड वाले टर्म पे जाएगी पावर, a स्क्वायर ऐसे रहेगा, b की पावर होगी 2, a की पावर -2 ऐसे रहेगा, और ये हो गया b की पावर 8। अब देखो a स्क्वायर, तो b स्क्वायर की जगह वी कैन राइट दिस, b स्क्वायर तो वी नो समथिंग, a b a इनवर्स इज इक्वल टू b स्क्वायर, दिस इज गिवन, तो यहाँ लिख दो a b a इनवर्स। ठीक है, b स्क्वायर की जगह और a-2 इज देयर, सो b की पावर 8, सो ये क्या हो गया, a पावर 3 हो गया, b a पावर -3 इज इक्वल टू b पावर 8। ऐसे पावर a की पावर 3 तक आ गया, इसका मतलब एक बार और पावर रेज करनी पड़ेगी हमें। ठीक है, तो करेंगे रेज। ठीक है, सो अगर इसकी पावर 2 रेज की जाए तो अगेन क्या होगा, a पावर 3 b स्क्वायर हो जाएगा a-3, और यहाँ b की पावर 16 हो जाएगा, पावर 2 रेज की दोनों तरफ से। ठीक है, अगेन b स्क्वायर की जगह वी कैन पुट a b a इनवर्स, बिकॉज दिस इज गिवन कंडीशन। तो जैसे ये पुट करेंगे तो ये क्या होगा, a क्यूब a b a इनवर्स a पावर -3 इज इक्वल टू b पावर 16, तो ये हो गया a पावर 4 b a पावर -4 इक्वल टू b पावर 16। ठीक है, अगेन रेज करना पड़ेगा पावर। ठीक है, और इस बार हमारा काम हो जाएगा, बिकॉज a की पावर 4 तक तो वी हैव रीच्ड। ठीक है, तो अगर एक बार पावर रेज करेंगे तो, क्योंकि ये दोनों सेम चीज़ है, अगर ये x है तो ये इसका इनवर्स है, तो पावर बीच में चढ़ेगी, रेज होगी। ठीक है, a की पावर -4 b की पावर 32, बिकॉज पावर 2 रेज की है। ठीक है, अगेन b स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, a पावर 4 b स्क्वायर क्या है, a b a इनवर्स a पावर -4 इक्वल टू b पावर 32, तो ये क्या हो गया, a की पावर 5 b a की पावर -5 इक्वल टू b की पावर 36। ठीक है, ये हो गया, बट a power 5 is e, that implies that a power -5 is also e, because a is element of group z and उसका इनवर्स a power -5 है। ठीक है, या a power -5 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये हो गया e b e इक्वल्स टू b की पावर 32। ठीक है, तो ये हो गया b इक्वल्स टू b की पावर 32। ठीक है, so what we have, b equals to b power 32, but b is part of group z, so we can multiply by b inverse। ठीक है, so b inverse से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, p inverse b की पावर 32, this is e and this is b की पावर 31, so we have b power 31 equals to e। ठीक है, तो कैन वी से कि ऑर्डर ऑफ जो b होगा, ये हमें ऑर्डर ऑफ b पूछा है, वो 31 होगा, नो वी कैन नॉट से दैट, वी कैन से दैट order of b will divide 31, that is what we can say, we know that order of b will be less than 31 and it will divide it। ये हमने डिस्कस किया ना, अगर a की पावर m इक्वल्स टू e है तो ऑर्डर ऑफ a जो है वो डिवाइड्स m एंड ऑर्डर ऑफ a इज लेस देन इक्वल्स टू m, ये चीज याद रखनी है, ये हमेशा काम आएगी। बट देखो 31 इज प्राइम, प्राइम को तो कोई डिवाइड नहीं कर सकता, प्राइम को तो 1 डिवाइड कर सकता है, या खुद प्राइम, प्राइम की कोई भी पी प्राइम की डेफिनेशन क्या होती है कि दिस इज डिविजिबल बाय ओनली वन एंड दैट एलिमेंट इटसेल्फ। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ऑर्डर ऑफ बी आइदर 1 और 31, और तो पॉसिबिलिटी नहीं है, सो दिस विल बी द आंसर। ठीक है, सो इसका मतलब तो ये हो गया कि ऑर्डर ऑफ बी विल बी आइदर 1 और 31। तो अगर
क्वेश्चन में ऐसे गिवन है कि बी इज नॉट ई, बी इज नॉट ई, क्योंकि देखो हाँ ए और बी यहाँ पे डिस्टिंक्ट एलिमेंट ही है, अगर बी को ई कर देंगे तो फिर तो क्या ही मतलब है इसका, बी को अगर ई कर दिया तो इसको सेटिस्फाई करेगा। हाँ ठीक है, सो बी ई हो सकता है, सो दिस दिस टू आर द पॉसिबिलिटी। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बी इज नॉट एन आइडेंटिटी एलिमेंट, या बी इज द नॉन जीरो एलिमेंट, या नॉन या इज नॉट आइडेंटिटी ऑफ द ग्रुप, देन ऑर्डर जो हो गया 31 हो गया। सो इफ बी इज नॉट ई, देन ऑर्डर ऑफ बी इज 31। ओके, आई होप ये समझ में आता है। गुड क्वेश्चन। इससे ऑर्डर का एप्लीकेशन भी समझ में आता है। ठीक है, ओके। तो अच्छी बात ये थी कि यहाँ पे ये प्राइम हो गया, अदरवाइज तो बहुत से ऑप्शन होते हैं ऑर्डर होने के, जैसे मान लो बी की पावर 32 ही अगर वन हो ई हो जाता, तब तो कुछ भी हो सकता था, ऑर्डर ऑफ बी 1 हो जाए, 2 हो जाए, 4 हो जाए, 8 हो जाए, जितने भी डिविजर है 32 के उतने हो जाएंगे। ठीक, ओके। लेट्स ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, so this is done, this is done. Okay, let's try this. Yeah, this. For a element A belongs to Z, if order of A is n, then show that order of AM is equals to n divided by GCD of n comma m. This is also a good question and useful in many other questions in fact. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, इसमें क्या गिवन है कि हमें ऑर्डर ऑफ ए जो है वो n है, ठीक है, और ऑर्डर ऑफ ए की पावर m हमें शो करना है कि दिस विल बी n डिवाइड बाय ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर ऑफ n कोमा m। ठीक है, where n and m are natural number of course, GCD is greatest common divisor and all these this a is element of group Z। ठीक है, ये हमें शो करना है। ठीक, सो ओके, ऑर्डर ऑफ ए, ओके, सो क्या is order of a is equals to n, ऑर्डर ऑफ a को ऐसे भी लिख सकते हैं, that implies that a power n is equals to e। ठीक है, और let order of a power m is equals to mn p मान लो t मान लो। ठीक है, लेट से ऑर्डर ऑफ m इक्वल्स टू t। हाँ ठीक है, सो इसका क्या मतलब होगा कि a m पावर t इज इक्वल्स टू e। ठीक है, ओ लेट ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर ऑफ n कोमा m बी थीटा। ठीक है, अगर इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर जो है थीटा है, भाई कोई भी दो एलिमेंट है उसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर जो भी होगा, ठीक है, जैसे थीटा है, तो उन दोनों में जो है ग्रेटेस्ट कॉमन ये है, उसके मतलब उसके उससे ऊपर का कोई कॉमन है नहीं उनमें। ठीक है, जैसे मतलब थीटा इंटू 2 हो गया, थीटा इंटू 3 हो गया, मान लो ये दो एलिमेंट है A1 और A2। ठीक है, तो इन दोनों का जो ग्रेटेस्ट कॉमन है वो थीटा है, इसका मतलब और जो भी फैक्टर है और कोई इसमें जैसे 2 और 3 है उनमें कोई कॉमन होगा नहीं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर जो बैलेंस बचेगा उसका क्या होगा, 1 ही होगा। ठीक है, तो इसमें अच्छा इसको अगर लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, एन को क्या लिख सकते हैं, थीटा इंटू सम पी, और एम को लिख सकते हैं थीटा इंटू सम क्यू। भाई थीटा इसका कॉमन हाईएस्ट कॉमन डिवीजर है, दोनों में जो कॉमन ग्रेटेस्ट डिवीजर वो थीटा है, तो उसमें कुछ दूसरा एलिमेंट मल्टीप्लाई होकर एन देगा, ऐसे ही होगा। वेयर पी और क्यू जो होंगे वो रिलेटिवली प्राइम होने पड़ेंगे, बिकॉज थीटा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर है, जैसे कि ये मैंने समझाया। ठीक है, आई होप क्लियर है। सो पी एंड क्यू आर रिलेटिवली प्राइम है। ठीक है, अब तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से इन दो इक्वेशन से क्या होगा। अच्छा इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो ए पावर एम टी इक्वल्स टू ई। ठीक है, इसको लेट अस कॉल 1 एंड 2। ठीक है, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, एन डिवाइड्स एम टी। ठीक है, ए पावर एन इक्वल्स टू ई और ए पावर एम टी इक्वल्स टू ई, एन इज ऑर्डर ऑफ एन,
तो ये अभी मैंने जैसे डिस्कस किया अभी कि अगर ए पावर एम इक्वल्स टू ये ऑर्डर ऑफ दैट एलिमेंट एन है तो एन विल डिवाइड एम, तो यहाँ पे एम की जगह एम टी है, तो एन विल डिवाइड एम टी। और एन क्या है हमारे पास, एन और थीटा पी बोला हमने, और स्मॉल एम थीटा क्यू बोला है, टी टी है, तो थीटा से तो थीटा कैंसिल हो गया, पी डिवाइड्स क्यू टी। बट पी जो है क्यू को डिवाइड नहीं कर सकता बिकॉज पी एंड क्यू आर रिलेटिवली प्राइम। कोई भी दो नंबर रिलेटिवली प्राइम है तो द ओनली कॉमन फैक्टर बिटवीन देम इज यूनिटी। ठीक है, सो p cannot divide q, so that means p divides t। let's call this equation 3। ठीक है, so p divides t। ओके, अब देखो अब हमें ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, अब ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि t डिवाइड्स p, ताकि p और t को इक्वल कर पाए हम। ठीक है, देखो जब भी सेट, कोई भी दो सेट है उनको इक्वल प्रूव करना होगा तो व्हाट विल डू कि a इज सबसेट ऑफ b एंड b इज सबसेट ऑफ a। ऐसा करेंगे हम, जितने भी हमें कंडीशन गिवन होगी विल एक्सप्लोर दोस कंडीशन एंड विल रीच टू दिस कंक्लूजन। ऐसे ही जनरली इन केस ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू ऑर्डर्स ऑफ एलिमेंट आल्सो विल डू दिस थिंग। जैसे p और q को हमें इक्वल करना है मान लो, तो p डिवाइड्स q एंड q डिवाइड्स p। ऐसी दो कंडीशन ले आएंगे, जब ये दोनों सेटिस्फाई होगी मींस p और q को इक्वल होना पड़ेगा। ठीक है, ओके, तो वही चीज यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे। तो अभी क्या करेंगे हम कि जो a m की पावर t है वो e गिवन है हमें, एंड a की पावर n है वो e गिवन है हमें। ठीक है, तो देखो a की पावर m की जगह क्या रख सकते हैं, थीटा क्यू, थीटा क्यू और टी, ये ई हो गया। ठीक है, अब थीटा जो है अगर ये पी से इससे स्टार्ट किया तो इससे तो कोई फायदा होगा नहीं। ठीक है, देखो ये तो वैसे इससे कोई ए पावर एन किया, हमें चाहिए ए पावर एम यहाँ पे, तो इससे कोई फायदा नहीं होगा। जैसे ए पावर एन को अगर ई लिया जाए, ठीक है, तो एन की जगह वी कैन राइट, एन क्या था, एन इज थीटा पी। ठीक है, तो यहाँ थीटा पी लिख दो, थीटा पी इज इक्वल टू ई। और अगर इसकी पावर क्यू रेज कर दी जाए, पावर क्यू रेज कर दी जाए दोनों तरफ, तो ये हो गया ई की पावर क्यू, दैट इज ई। ठीक है, अब बी देखो, अच्छा देखो ये इसकी जरूरत है नहीं, देखो इससे हमें कुछ फायदा होगा नहीं, क्योंकि ए की पावर एम से हमें शुरू नहीं करना इस बार हमें ए की पावर एन से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि हमें चाहिए ऑपोजिट ऑफ द इक्वेशन। या ये जो इक्वेशन आई है हमारे पास, इसकी ऑपोजिट चाहिए हमें, टी डिवाइड्स पी चाहिए। तो टी डिवाइड्स पी कब आएगा, जब हम शुरू करेंगे ए की पावर एन से। ठीक है, इससे देखो इससे कुछ फर्क, यहाँ पे हमें चाहिए था ए की पावर एम, वो यहाँ मिल नहीं रहा, सो दिस दिस अप्रोच इज नॉट करेक्ट। ठीक है, तो वैसे रियलाइज हो जाएगी क्वेश्चन में अगर थोड़ा कुछ हुआ भी तो। ठीक है, तो अब देखो, अब इसमें देखो, हाँ ए पावर थीटा पी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए थीटा क्यू पावर पी इक्वल्स टू ई, ऐसा लिख सकते हैं, बिकॉज ये इसलिए कर सकते हैं, थीटा क्यू पी ऑल आर नेचुरल नंबर एंड एंड डॉट करेंगे तो ये जो एंड डॉट ऑपरेशन है, दिस इज नॉट ए ग्रुप, पर जो नेचुरल मल्टीप्लिकेशन का नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव है। ठीक है, ठीक है, ये सिंपल है, एंड डॉट जो है इसको वी कैन से दिस इज ए सेमी ग्रुप। ठीक है, नॉट ग्रुप, बट ये कम्यूटेटिव होता है। ठीक है, अब देखो, अब थीटा क्यू को क्या लिख सकते हैं, थीटा क्यू इज एम, थीटा क्यू इज एम, एंड यही हमारा मकसद था कि यहाँ पे एम आए, एन नहीं। तो यहाँ ये हो गया ए पावर एम पावर पी इक्वल्स टू ई, तो हमारा काम हो गया। ठीक है, बट वी नो दैट ए पावर एन, सॉरी, ए पावर एम पावर टी इज ई, ये हमारे पास है, या देखो, सो ए पावर एम पावर पी इज इक्वल्स टू ई, बट ऑर्डर ऑफ ए पावर एम जो है वो हमने टी एज्यूम किया है, सो दिस टी शुड डिवाइड पी। भाई इसका मतलब क्या हो गया, ये ए की पावर एम को एलिमेंट मान लो कुछ बी एलिमेंट है, सो बी की पावर इज ई, बट ऑर्डर ऑफ बी जो है वो टी है, सो टी विल डिवाइड पी। तो ये, और ऊपर हमारे पास क्या था, पी डिवाइड्स टी, पी डिवाइड्स टी, थर्ड इक्वेशन। ठीक है, लेट्स कॉल दिस इज इक्वेशन 4। सो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 टी इक्वल्स टू पी। ठीक है, बस यही है, और पी क्या है अभी, तो टी हमें चाहिए, टी क्या है वैसे, ऑर्डर ऑफ ए पावर एम, यही तो टी है, इक्वल्स टू पी, पी क्या है देखो,
पी की वैल्यू निकाल के रख दो। पी तो हमने खुद ने एज्यूम किया था ना, इसको हटाना पड़ेगा। पी समथिंग वी एज्यूम्ड, राइट? सो वी हैव टू रिमूव इट। हियर पी, so यहाँ से we can say that p is equals to n divided by theta। n divided by theta, theta क्या है? GCD of n कोमा m, यही तो प्रूव करना था, ठीक है। so this yeah, this is equals to n divided by theta, where n divided by theta is greatest common divisor of n कोमा m, hence proof, ठीक है। तो ये चीज काम की है, ये याद रहे तो अच्छी बात है। जैसे ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं ना, ऐसे जैसे क्वेश्चन पूछ लिया मान लो G star is a group, ठीक है। if order of A is 30, then find order of A power 5, ठीक है। तब इसका यूज करेंगे हम, डायरेक्ट इसका यूज करके बता सकते हैं। कैसे देते हैं? आंसर क्या आएगा? आंसर ऑर्डर ऑफ ए पावर 5 इज इक्वल्स टू n डिवाइड बाई जीसीडी ऑफ n कोमा m। n क्या है? n मीन्स ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ ए इज 30, ठीक है। और जीसीडी ऑफ 30 कोमा m की जगह क्या 5 है, ठीक है। सो हमारे पास हो गया 30 डिवाइड बाई ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन ऑफ 30 एंड 5 इज 5, ठीक है। इन दोनों का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन कैसे निकालते हैं? 30 करेंगे 5 6 1, और 5 का करेंगे तो 5 एंड 1, ठीक है। सो दोनों में कॉमन लेंगे तो 5 ही है। सो दिस इज 6, सो आंसर इज 6, ठीक है। आई होप समझ में आता है। सो ओके, अच्छा इसी का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट है इसका, इफ जीसीडी ऑफ n कोमा m इज 1, ठीक है, देन order of a power m will be n divided by gcd of n m, that is 1, so n। इसका मतलब अगर m and इसका मतलब तो यही हुआ ना कि m and n are relatively prime, so if this m and n are relatively prime then order of element is equal to order of a power m is equals to order of a, okay, that is equals to order of a, okay। सेकंड पार्ट में ये था। तो ये जैसे कि मान लो कि मतलब ऑर्डर ऑफ जैसे इसी में सेकंड क्वेश्चन पूछा जाए, ऑर्डर ऑफ ए 30 है, फाइंड ऑर्डर ऑफ ए पावर 11, ठीक है। सो 11 एंड 30 आर एज 11 एंड 30 जो है दे आर रिलेटिवली प्राइम, देयर इज नो कॉमन डिविजर बिटवीन देम, सो ऑर्डर ऑफ ए पावर 11 इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ए, दैट इज 30, ओके। आई होप ये क्लियर है। सो दिस इज एज सिंपल एज दिस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा टू यू अभी, शो दैट ए नॉन एम्प्टी सबसेट H ऑफ ग्रुप Z इज सब ग्रुप इफ, ओके उससे पहले कर लेते हैं फोर। इफ एंड बी आर टू एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप Z देन शो दैट ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल्स टू ऑफ ऑर्डर of x inverse ax for every x belongs to G, also show that order of AB is equals to order of BA, okay, okay। Question number 4, okay, हमें given है that order of A is equals to order of x inverse ax, ठीक है, for every x belongs to C, then show that order of A this is what we are asked to show, right?
ओके, ये हमें शो करना है कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स। अच्छा, इन मैट्रिसेस विल सी दैट कोई भी दो मैट्रिक्स जो होती है वो सिमिलर होती है इफ ए इक्वल्स टू पी इनवर्स ए बी। ठीक है, ऐसा कुछ हो तो देन वी से कि पी इनवर्स ए पी इक्वल्स टू बी, अगर ऐसा कुछ हो देन वी से दैट ए एंड बी आर सिमिलर मैट्रिसेस, और इनके जो बेसिकली ऑर्डर होते हैं वो सेम होते हैं, रैंक्स जो होती है मैट्रिसेस की वो सेम हो जाती है। तो वही कॉन्सेप्ट है ये। मैट्रिसेस तो एक स्पेशल टाइप का ग्रुप हो गया, ठीक है। तो बेसिकली वो वाली प्रॉपर्टी है, ये वाली प्रॉपर्टी है जो उधर मैट्रिसेस में बेसिकली ये यूज होती है, ठीक है। या सो देखो ये प्रूव किया जा सकता है आसानी से। लेट ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू एन, ठीक है, एंड ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स इक्वल्स टू एम। तो हमें m और n इक्वल करना है, तो जैसा मैंने बताया था कि विल सी कि m डिवाइड्स n एंड n डिवाइड्स m, दोनों चीज़ आएगी, विल इक्वेट देम। यही करेंगे हम ज़्यादातर जब भी ऑर्डर की बात आएगी, और जैसे सेट वाले में भी वैसे ही करते हैं, ठीक है। तो देखो इससे क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ ए इज n, इसका मतलब a पावर n इक्वल्स टू e, एंड इससे क्या मतलब होगा कि x इनवर्स ए एक्स पावर m इक्वल्स टू e, ठीक है। बट ये तो मैंने बताया था कि इस फॉर्मेट में जब भी एलिमेंट होते हैं तो जो मिडिल टर्म है उस पर पावर रेज हो जाती है। सो एक्स इनवर्स ए पावर एम एक्स इक्वल्स टू ई, ये हो गया। अब क्या कर सकते हैं, बिकॉज एक्स जो है ग्रुप का एलिमेंट है, तो प्री मल्टीप्लाई बाई एक्स एंड पोस्ट मल्टीप्लाई बाई एक्स इनवर्स, इसको ऐसा कर सकते हैं ना, एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं शुरू में, तो एक्स ई हो गया, ऐसे बाद में एक्स इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स इनवर्स, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये तो हो गया ई ए पावर एम, और ये भी हो गया ई, और x इंटू ई करेंगे तो x ही आ गया, एक्स एक्स इनवर्स ई हो गया। सो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, a की पावर m इक्वल्स टू ई, तो हमारे पास आ गया a पावर n इक्वल्स टू ई, एंड इधर आ गया a पावर m इक्वल्स टू ई, बट n इज ऑर्डर ऑफ a, सो इसका मतलब क्या हो गया, n डिवाइड्स m। दिस इज इक्वेशन वन। अब वो ऑपोजिट चलेंगे, अब इधर से जाएंगे हम लोग, ठीक है। इधर से नहीं जाएंगे, इधर से तो जा चुके हैं, अब इधर से जाएंगे, ठीक है। पहले वाली गलती अभी यहाँ नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखो इसमें a पावर n इक्वल्स टू ई है, ठीक है। तो इसको क्या कर सकते हैं, एक्स इनवर्स से अगर मैं प्री मल्टीप्लाई करूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्स इनवर्स इंटू ई करेंगे तो वो तो एक्स इनवर्स ही हो गया। अब इसको पोस्ट मल्टीप्लाई बाय एक्स कर दूं अगर, तो भी क्या ही दिक्कत है, ए पावर एन एक्स, तो एक्स इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी एक्स से, तो एक्स इनवर्स एक्स इज ई, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, ओके। अब क्या किया जा सकता है, या ठीक है, अब देखो एक्स इनवर्स ए एक्स पावर एन, इसको ऐसा लिख सकते हैं भाई, ये जो है मिडिल पे टर्म पे रेज हो जाती है, इसको ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है। बट देखो बट व्हाट we know that x inverse ax power m equals to e, means x inverse ax का जो ऑर्डर है वो m है, ठीक है। बट ऑर्डर ऑफ x इनवर्स ax is equals to m, so m divides n, बिकॉज ये सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब m इसको डिवाइड करेगा, ठीक है। तो हमारे पास आ गए, एक में बोला जा रहा है कि n डिवाइड्स m, एंड एक में बोल रहा है m डिवाइड्स m, ठीक है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 m equals to n, that means order of a equals to of order of x inverse ax for every x belongs to c, hence proved। आई होप समझ में आता है। इसका सेकंड पार्ट क्या है, इसका सेकंड पार्ट है now to show that order of ab is equals to of order of ba, ये बताना है हमें। सो देखो ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, बी इनवर्स बी ए बी ऐसा लिख सकते हैं, but because a inverse b inverse all these are element of z, so associativity will be followed, so we can put bracket wherever we please, ठीक है। so we can put it like this, तो ऐसा लिख सकते हैं इसको कि a b is equals to b inverse
बी ए बी, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं, बिकॉज बी इनवर्स बी तो ये हो गया, ए बी इक्वल्स टू ए बी है। अब दोनों तरफ का ऑर्डर ले लो, ऑर्डर ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ बी इनवर्स बी ए बी, ठीक है। बट जो अभी हमने प्रूव किया उससे व्हाट वी कैन से, ओके, बट व्हाट वी जस्ट प्रूव, बट order of x inverse a x is equals to order of a, so order of b inverse b a b, ठीक है। अगर इससे कंपेयर करें तो x की जगह b है, देखो है ना, और a की जगह b है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ b है, ठीक है। so from these two what we can say that order of ab is equals to order of this, that but that is equals to order of b, hence proof, okay, I have समझ में, okay, okay, so hence proof, ठीक ठाक क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। लेट्स सी नेक्स्ट, या ऑल डन, ये बच गया बस, तो ये वैसे मैंने कराया है, फिर भी देख लेते हैं वैसे इसको। शो दैट ए नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ ए ग्रुप जी इज ए सब ग्रुप इफ, अच्छा ये सब ग्रुप का टेस्ट ही है एक्चुअली, ठीक है। देखो इफ कंडीशन है ये, जो क्वेश्चन ये है, एच इज सब ग्रुप ऑफ जी इफ एच एच इनवर्स इज सबसेट ऑफ एच, ठीक है। ये है, ये टेस्ट है इनफैक्ट, सब ग्रुप, इस टेस्ट से भी वी कैन नो कि कोई भी गिवन सबसेट ऑफ ग्रुप जी इज सब ग्रुप ऑफ नोड, ठीक है। सो देखो ये कैसे किया जाए, इसमें देखा जाए तो फर्स्ट पार्ट देखो, नेसेसरी कंडीशन की बात करें अगर, मतलब एच इज सब ग्रुप ऑफ जी, इसका मतलब अगर अच्छा पहली बात तो ये जो एच, जैसे एच एच का मैंने क्वेश्चन किया था, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि दोनों एलिमेंट सेम हो जाएंगे। एच एच का मतलब हो गया कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ, इसका मतलब नॉट कार्टेशियन प्रोडक्ट, एक्चुअली एच इंटू एच इसको डिफाइन करेंगे, जैसे एच वन एच टू वेयर एच वन एंड एच टू बिलोंग्स टू एच, ऐसे डिफाइन करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों एलिमेंट सेम होंगे एच एच, वो एक स्पेशल केस होगा इसका, ठीक है। कि मतलब जैसे एच वन और एच टू कोई भी दो एलिमेंट है अगर एच के, तो ये एच एच मीन्स एच वन डॉट एच टू, ठीक है, ये है इसका मतलब। जैसे अगर एच एच इनवर्स को डिफाइन करेंगे तो वो क्या होगा, एच वन एच टू इनवर्स वेयर एच वन बिलोंग्स टू एच एंड एच टू बिलोंग्स टू एच, ठीक है, या एच टू इनवर्स बिलोंग्स टू एच इनवर्स, ऐसा भी बोल सकते हैं। इसका मतलब तो ये भी हो गया ना कि एच टू बिलोंग्स टू एच, ठीक है। तो देखो इसको एच एच इनवर्स अगर डिफाइन करें तो इसको ऐसा बोल सकते हैं ना कि एच वन एच टू इनवर्स वेयर एच वन कोमा एच टू बिलोंग्स टू एच, ठीक है, यही मतलब हुआ, ठीक है। बट देखो, बट एच इज सब ग्रुप, सो फोर एच वन कोमा एच टू बिलोंग्स टू एच implies that एच वन एच टू इनवर्स बिलोंग्स टू एच। इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब तो यही हुआ है कि एच वन एच टू इनवर्स विच बिलोंग्स टू एच एच इनवर्स ऑफ कोर्स, that implies that h1 h2 inverse belongs to h, और इसका मतलब तो यही हुआ ना कि एच एच इनवर्स इज सबसेट ऑफ एच, हेंस प्रूफ, यही पार्ट था नेसेसरी कंडीशन। तो अब रिवर्स में जाएंगे, अगर सफिशिएंट कंडीशन की बात करें, अगर सफिशिएंट कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन मतलब एच एच इनवर्स इज सबसेट ऑफ एच, देन टू शो दैट एच इज सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है, ये हमें शो करना है। तो देखो इसमें क्या कर सकते हैं, या देखो मान लो एच वन कोमा एच टू बिलोंग्स टू एच, ठीक है, मान लो ये एच के एलिमेंट है, ठीक है।
देन H1 H2 इनवर्स जो होगा that will belongs to what HH इनवर्स by definition of HH इनवर्स ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। बट H इनवर्स इज सबसेट ऑफ H, so H1 H2 इनवर्स belongs to H, ऐसा बोल सकते हैं। तो यह भी बोल सकते हैं कि that means for H1 comma H2 belongs to H implies that H1 H2 inverse belongs to H, so H is subgroup of G, hence proof, ठीक है। तो आया समझ में आता है। सो ये टेस्ट भी है, इनफेक्ट ये टेस्ट भी हम यूज कर सकते हैं सब ग्रुप का, अगर कोई सेट के टर्म में दिया हुआ चीजें, ठीक है। ऐसे एक टेस्ट और होता है, एक ये होता है, इसी का थोड़ी स्ट्रॉन्ग कंडीशन है। H इज सब ग्रुप G इफ H इनवर्स इक्वल्स टू H, ठीक है। ओके अच्छा, मान लो यहाँ पे अगर ये जो H है वो फाइनाइट सबसेट हो जाए अगर, तो फिर उसमें सिर्फ H इक्वल्स टू H, ये भी इफ कंडीशन हो जाती है, जैसे सेमी ग्रुप में हुई थी। अगर फाइनाइट सेमी ग्रुप है कोई, तो अगर उसमें कैंसिलेशन लो होल्ड कर रहे हैं तो वो ग्रुप हो जाएगा, वो वाला कॉन्सेप्ट भी है, ठीक। कहने का मतलब है कि ये भी कर सकते हो आप, प्रैक्टिस में कर सकते हो। इफ H इज फाइनाइट सबसेट ऑफ G, then G then H is subgroup of G if H equals to H, ठीक है। ओके इसमें वो सेमी ग्रुप वाला क्वेश्चन यूज होगा, दैट्स वाई मैं उसको डिफरेंटली कराया था, डिफरेंट लेक्चर में कराया था एक। अच्छा एक्सरसाइजेस के लिए गैलियन का जो चैप्टर 2 और 3 है, ग्रुप और सब ग्रुप, उसकी एक्सरसाइजेज है अनसोल्व है सब, तो वो ट्राई कर सकते हो। उसमें अभी कुछ क्वेश्चन नहीं बने तो टेंशन नहीं लेना है, अभी कुछ पार्ट बचे हुए हैं, इनपैक्ट परमुटेशन ग्रुप कराया नहीं अभी, डाइड्रल के भी थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट बच्चे हैं वो कराए नहीं मतलब बेसिकली, तो उस टाइप के क्वेश्चन नहीं हो तो उसमें डरने की चीज़ कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और आर कुमार की जो ग्रुप थ्योरी की बुक है उससे टिल 1.9 कर सकते हो प्रैक्टिस, ठीक है। ओके सो बाय बाय, टेक केयर।